आज जिस टॉपिक पे हमारी चर्चा होने जा रही है उसका नाम है शिक्षण व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता, टीचिंग प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल एलिगेंस। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रतिबद्धता क्या होता है, व्यावसायिक प्रतिबद्धता। इसको समझने के लिए मैं एक स्टोरी से शुरू करूँगा। ये कहानी है 1938 की। बात है 1938 की। एक देश है हंगरी, और जो हंगरी कंट्री है वहाँ पर एक व्यक्ति है, उसका नाम है कैरली। कैरली का सपना है कि वह पूरे देश का एक बेस्ट पिस्टल शूटर बनना चाहता है, और वो पूरे दिल से मेहनत करता है, बहुत मजबूती से अपने काम को अंजाम देता है, और वो बेस्ट पिस्टल शूटर बन भी जाता है। इनफैक्ट उस देश में जितनी भी चैम्पियनशिप हुई हैं वो सारे कैरली ने जीते हैं। 1938 के बाद 1940 में जो नेशनल ओलंपिक चैम्पियनशिप होनी है, सबको ऑलमोस्ट कंफर्म है कि इसको कैरली ही जीतेगा। लेकिन होता क्या है, 1938 में एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, और जो कैरली है उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड फट जाता है, और जिस हाथ के लिए उसने कई सालों की प्रैक्टिस की थी, और वो अपने इस हाथ को बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहता था, वो हाथ उसका पूरा डैमेज हो जाता है, इनफैक्ट कट जाता है। 1 मिनट के अंदर अंदर उसका पूरा जिंदगी भर का जो सपना है वो चूर चूर हो जाता है। अब उसके पास दो चॉइस हैं, या तो बैठ के ज़िंदगी भर के लिए रोता रहे, अपनी किस्मत को कोसता रहे, और दूसरा ये है कि वो उस चीज़ पे ध्यान दे, उस चीज़ पे फोकस करे जो उसके पास है, उसका दूसरा हैंड। और 1 साल के लिए गायब हो जाता है, किसी को पता नहीं है कि कैरली कहाँ है। 1939 में नेशनल चैम्पियनशिप होती है, तो अचानक से कैरली आता है और अपने जो दोस्त हैं उनसे मिलता है। सब लोग कैरली को गले लगा लेते हैं, सहानुभूति के भाव से उसको देखते हैं और बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि जज्बा क्या होता है, स्पोर्ट स्पिरिट क्या होती है। इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया, तुम्हारा पूरा एक हाथ, तुम्हारा करियर पूरा बर्बाद हो गया, तुम्हारा सपना चूर चूर हो गया, फिर भी तुम हमारा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ आए। लेकिन कैरली कहता है, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं, मैं तुमसे कम्पीट करने के लिए आया हूँ, तैयार हो जाओ। कैरली 1 साल से अपने दूसरे हाथ से ट्रेनिंग कर रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, और 1939 की चैम्पियनशिप कौन जीतता है? कैरली। ओनली वन हैंड। लोग अपने दोनों हाथों से जो बेस्ट हैंड है उससे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, शूटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कैरली अपने वन हैंड से शूटिंग करता है, और जीतता कौन है? मैन ओनली वन हैंड, कैरली। लेकिन कैरली यहाँ पर रुकता नहीं है, वो अपना फोकस 1940 के नेशनल चैम्पियनशिप पे डालता है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने की वजह से वो ओलंपिक टल जाते हैं 1944 तक। उसके बाद 1948 में फिर से ओलंपिक होते हैं, और कैरली का फोकस 1948 पे होता है। उसके बाद क्या होता है, 1938 में कैरली की एज होती है 28, और 1948 में कैरली की एज हो जाती है 38। और जैसे जैसे जो यंगस्टर होते हैं उनसे कम्पीट करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन 1948 के ओलंपिक में कैरली फिर से कम्पीट करता है, और जीतता कौन है? द मैन ओनली वन हैंड। लेकिन कैरली यहाँ पर भी नहीं रुकता है, वो अपना फोकस डालता है 1952 के ओलंपिक पे, और 1952 के ओलंपिक में फिर से कम्पीट करता है, और जीतता कौन है? कैरली, द मैन ओनली वन हैंड। इसे बोलते हैं प्रतिबद्धता। कैरली ने इतिहास बदल दिया है। आज तक ऐसा कोई नहीं है जिसने 2 बार गोल्ड ले लिया, लेकिन कैरली ने इतिहास बदल दिया है, और वो भी अपने केवल एक हैंड से। इसको बोलते हैं व्यावसायिक प्रतिबद्धता। किसी भी व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक है कि व्यक्ति उस व्यवसाय के संदर्भ में उचित योग्यता रखता हो, अभिवृत्ति रखता हो, अभिरुचि रखता हो, और एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हो। यही बात शिक्षण व्यवसाय में भी लागू हो जाती है। एक शिक्षक की सफलता उसकी व्यावसायिक ज्ञान, विषय वस्तु के ज्ञान पर केवल निर्भर नहीं करती है, बल्कि उसकी सकारात्मक अभिवृत्ति, अभिरुचि और व्यावसायिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है।
अब हम समझते हैं कि शिक्षण व्यवसाय में सफलता के लिए या दक्षता के लिए जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या है। नंबर 1 है प्रेरणा, फिर है धैर्यवान, नंबर 3 है विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार, फिर है प्रसन्न चित्त, फिर है व्यक्ति भिन्नताओं पर ध्यान, दृष्टांतों और चित्रों का उपयोग और सारगर्भित प्रश्न। अब एक एक करके समझते हैं। प्रेरणा, टीचर को क्या होना चाहिए, हमेशा मोटिवेशनल भी एक स्पीकर भी होना चाहिए। वो बच्चों को प्रेरणादायक बातें बता सके जिससे बच्चे मोटिवेट हो, इंस्पायर्ड हो उसकी बातों से। दूसरा है धैर्यवान, टीचर को क्या होना चाहिए, पेशेंसफुल होना चाहिए, एक धैर्यवान होना चाहिए। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचर के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बच्चे किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन उसे गलत नहीं कह सकते हम। टीचर गलत हो सकता है, बालक गलत नहीं हो सकता। तीसरा है विषय पर पूर्ण अधिकार, आपको अपने सब्जेक्ट में अच्छी कमांड होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। अगला है प्रसन्न चित्त, आपका जो फेस होना चाहिए वो स्माइलिंग फेस होना चाहिए, हमेशा खिलता हुआ, ऐसा नहीं कि रोता हुआ चेहरा लेके आप बच्चों को पढ़ाएं। अगला है व्यक्ति भिन्नता पर ध्यान, देखिए एक क्लास में एक जैसे बच्चे नहीं होते हैं सभी, तो व्यक्ति भिन्नता है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो, उसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला है आपका दृष्टांतों और चित्रों का उपयोग, अधिक से अधिक आप क्या करोगे, दृष्टांतों का उपयोग करोगे और चित्रों का उपयोग अधिक से अधिक करोगे। और अगला है सारगर्भित प्रश्न, आपको सारगर्भित प्रश्न पूछने चाहिए। ज़्यादातर ये देखा गया है कि हम सोचते हैं जो टीचर जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा, सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है, वो ज़्यादा बेस्ट टीचर है, लेकिन इस पर कुछ रिसर्च हुई है। जैसे याके और एडरसन ने एक रिसर्च की है। याके और एडरसन की रिसर्च है जो उन्होंने शिक्षण सफलता है और वो अध्यापक के विषय वस्तु का जो ज्ञान है, सब्जेक्ट की कमांड है, उसके बीच जो कोरिलेशन अधिकतर ये मान लिया जाता है कि जो शिक्षण की सफलता है वो शिक्षक का जो सब्जेक्ट में कमांड है उस पर डिपेंड करती है। लेकिन कुछ रिसर्च हुई है, जैसे देखते हैं याके वो एडरसन की रिसर्च है, तो शिक्षण जो सफलता है वो जो अध्यापक का जो विषय वस्तु पर कंटेंट का जो ज्ञान है उसके मध्य एक सह संबंध निकाला तो 0.26 का कोरिलेशन आया। इसी प्रकार सैंडी फोर्ड ने एक रिसर्च करी, उसने जो इसका कोरिलेशन निकाला वो 0.26 आया। तो कोरिलेशन में जो अगर 1 के करीब कोरिलेशन होता है तो अच्छा कोरिलेशन माना जाता है, लेकिन ये क्या है, निम्न सहसंबंध है। इसका मतलब क्या है कि शिक्षण सफलता और अध्यापक का जो विषय वस्तु का ज्ञान है, केवल कमांड होने से ही टीचर अच्छा टीचर नहीं होता है। ठीक है, कोरिलेशन के बारे में थोड़ा और समझते हैं कि कोरिलेशन क्या होता है। सहसंबंध की जैसे किसी की हाइट बढ़ रही है तो उसका वेट भी बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर 1 के करीब कोरिलेशन है तो अच्छा माना जाता है, जबकि ये तो 0.06 है, अध्यापक का विषय का ज्ञान और शिक्षण में सफलता। इसके बाद हेगार्टी की एक रिसर्च है, उन्होंने शिक्षक की सफलता है जो शिक्षक व छात्र के बीच जो संबंध है उस पर निर्भर करता है, ये बताया। इसके बाद रियास ने 2043 टीचरों पर रिसर्च करी, तो उन्होंने पता किया अपनी रिसर्च में जो प्रसन्न रहते हैं टीचर, खुश रहते हैं, जो अध्यापन में जो पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं, जो निर्देशित विधियों का प्रयोग करते हैं, जो संवेगात्मक समायोजन में श्रेष्ठ होते हैं, वो शिक्षण व्यवसाय में सफल हो जाते हैं। तो इस रिसर्च से आपको अपने व्यवसाय को और खुद को क्या करना है, को रिलेट करना है और अपनी सफलता, व्यवसायिक सफलता को बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। जब हम टीचिंग का व्यवसाय चुनते हैं तो सबसे पहले हम ट्रेनिंग करते हैं, जैसे बीएड करने जाते हैं, डीएलएड करते हैं, एमएड करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हो जाती है कि हमें क्या सिखाया जा रहा है वहाँ पे। तो अध्यापक शिक्षा के प्रमुख जो क्षेत्र हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको समझने के लिए हम देखते हैं SSSM EPES, ये 5 वर्ड हैं, 8 शब्द हैं, इसको समझते हैं। नंबर 1 है संदर्भित दक्षता, अध्यापक शिक्षा के प्रमुख क्षेत्र हैं जो, उसमें संदर्भित दक्षता, संकल्पनात्मक दक्षता, संप्रेक्षण संबंधी दक्षता, प्रबंधन संबंधी दक्षता, मूल्यांकन संबंधी दक्षता, अभिभावक सहकारी संबंधी दक्षता, आजीविका के प्रति प्रतिबद्धता, विषय वस्तु पर दक्षता। तो ये जो 8 पॉइंट हैं ये एक टीचर के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप होनी चाहिए। तो सबसे पहले है संदर्भित दक्षता। ये संदर्भित प्रश्न इस टाइप का वर्ड पहले भी आया था, इसको समझते हैं क्या होता है। संदर्भित दक्षता का मतलब है कि आप कोई भी कंटेंट पढ़ाने जा रहे हो या जो पाठ्यक्रम है उसका प्रत्येक पहलू आपको पता होना चाहिए।
दूसरा है संकल्पनात्मक दक्षता। तो संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट है, संकल्पना ही कॉन्सेप्ट ही व्यवहार है जिस पर अधिगम को या लर्निंग को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो अगर बच्चे को आपने मल्टीप्लाई सिखाने तो सबसे पहले उसको टेबल सिखानी बहुत ज़रूरी है। जटिल चीज़ों को आप डायरेक्ट किसी को बता नहीं सकते। अगला है आपका कि संप्रेषण संबंधी दक्षता। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन स्किल। अगला है आपका संप्रेषण। तो संप्रेषण क्या है कि कम्युनिकेशन के अभाव में आप कितना ही अच्छा जानते हो लेकिन आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं है, तो फिर वो बेकार हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका चिंतन स्तर, स्मृति स्तर और व्यवहार स्तर तक पहुँचता है। एक कमेटी आई थी, आचार्य राममूर्ति कमेटी, आपने सुना होगा, 1992 में। उन्होंने भी इसी चीज़ पे फोकस किया था कि अभ्यास में अगर आप निरंतरता नहीं करते हैं, डेली नहीं पढ़ाते आप, तो उससे क्या हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन संप्रेषण क्षमता खत्म हो जाती है और शिक्षण दक्षता भी खत्म हो जाती है। और अगला है आपका प्रबंधन संबंधी दक्षता। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। जैसे आप क्लास में जा रहे हो तो सबसे पहले आपका दायित्व है कि मतलब सीटिंग अरेंजमेंट सही से लगाए नहीं लगाए, बच्चे सही से बैठे नहीं बैठे, ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो शैक्षिक और सह शैक्षिक, एकेडमिक और को कैरिकुलर एक्टिविटी होती है, उसका मैनेजमेंट करना भी एक शिक्षक का दायित्व है। तो मैनेजमेंट संबंधी दक्षता भी होनी चाहिए आपके अंदर। अगला है मूल्यांकन दक्षता। मूल्यांकन दक्षता होनी चाहिए। अगर एक बहुत ही विशिष्ट बालक है, बहुत मेहनत करता है, उसको सही से आपने मूल्यांकन नहीं किया तो वो डिस्करेज हो जाता है ना। तो मूल्यांकन के अभाव शैक्षिक दक्षता है जो उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकती आपकी। अगला है अभिभावक सहकारी दक्षता। देखो, जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है स्कूलों में, पेरेंट्स के साथ एक शिक्षक का जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें हैं, अपव्यय और अवरोधन। आपने पढ़ा होगा बीएड के दौरान। अपव्यय का मतलब बच्चा एडमिशन तो करा लेता है लेकिन कुछ टाइम के बाद स्कूल को छोड़ देता है। और दूसरा अवरोधन, स्टैग्नेशन। तो एक ही कक्षा में वो बार बार रुक रहा है, मतलब फेल हो जा रहा है बार बार। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो ये अभिभावक के साथ सहकारी दक्षता नहीं होने की वजह से ही होता है। अगला है अपनी आजीविका के प्रति प्रतिबद्धता क्या है। प्रतिबद्धता मतलब डेडिकेशन है। टीचर होने के नाते हमको गर्व होना चाहिए कि हम टीचर हैं और हमें अपने व्यवसाय में क्या करना चाहिए, प्राइड फील करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम देश निर्माता हैं। अगला है लास्ट, सामाजिक प्रतिबद्धता। समाज का कोई भी नागरिक या कोई भी बच्चा अगर आपके पास आता है तो आपको उसको समानता के साथ शिक्षा देनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये है आपकी व्यावसायिक प्रतिबद्धता अपने टीचिंग के प्रति। टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान शिक्षक बनाने के लिए उनको कुछ ऐसे भी प्रोग्राम कराने चाहिए जिससे वो आगे जाके अपने व्यवसाय में उन प्रोग्राम को अपना सकें। जैसे अध्यापक शिक्षा में संकाय सुधार कार्यक्रम, कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जैसे समाज सेवा क्लब होते हैं, आप कॉलोनी में ले जाके सफाई कार्यक्रम चला सकते हो। प्रौढ़ों को साक्षर बनाना, जो समय के साथ कुछ परिस्थितियों के कारण पढ़ नहीं सके उनको लिखना पढ़ना सिखाना। अगला है कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों को जन जागरूकता कार्यक्रम, जागरूक करना। रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करना, रक्तदान करवाना। चंदा एकत्र करना, जैसे कभी कोई आपदा आ जाती है तो आप चंदा इकट्ठा करके उनकी सेवा कर सकते हो। भोजन व वस्त्र एकत्र करना, कितने भोजन होते हैं हमारे, नहीं कितने वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं पुराने हमारे घरों में, और जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचाना उनको। मुफ्त किताब वितरण, किताबें आप बांट सकते हो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स दे सकते हो। रोगों के बचाव के लिए कुछ नुक्कड़ नाटक कर सकते हो, जन जागरूकता कार्यक्रम आप कर सकते हो। इसके अतिरिक्त भी जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके दौरान बालकों को या प्यूपिल टीचर को बहुत चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। जैसे प्रशिक्षण मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान की तो नॉलेज होनी चाहिए एक अध्यापक को, तो उसके लिए आपको मनोविज्ञान का मतलब शिक्षण का प्रथम आयाम मनोविज्ञान ही है। अगला है साहित्यिक कार्यक्रम। साहित्यिक कार्यक्रम होने चाहिए, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, डिबेट, भाषण प्रतियोगिता हो सकती है, कवि सम्मेलन हो सकते हैं, विचार गोष्ठी हो सकती है, अंताक्षरी हो सकती है, निबंध प्रतियोगिता हो सकती है, कि जिसको लेके आगे जाएं अपने भविष्य में व्यवसाय के साथ। शारीरिक कार्यक्रम हो सकते हैं, पीटी हो सकती है, योगा हो सकता है, खेल कूद हो सकता है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जैसे लोक नृत्य है,
नृत्य है, भजन है, संगीत है, ये चीज़ें आप करवा सकते हो। इसके अतिरिक्त और भी बागवानी है, फोटोग्राफी है, विविध कार्यक्रम है, पिकनिक है, बाल दिवस है, स्कूल दिवस है और भ्रमण है। भ्रमण तो बहुत ज़्यादा, शैक्षिक भ्रमण तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे प्रकृति की नॉलेज होती है। और भूगोल और जीव विज्ञान, साइंस की मतलब जो चीज़ें हैं उनको आप लाइव देख सकते हो, बच्चा अनुभव कर सकता है। ये प्रोग्राम आपके टीचिंग ट्रेनिंग में ही करवाने चाहिए। उससे क्या होता है कि आगे अपने व्यवसाय को लेके जाएगा टीचर। एक वो क्या करेगा, अपना जो व्यवसायिक प्रतिबद्धता है उसका शिक्षण व्यवसाय में, उसको मजबूत बनाएगा। फाइनली कुछ सवाल डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे सेन समिति 1977 में बनी थी। इन्होंने जो आचार संहिता है उसमें जो शिक्षकों के उत्तरदायित्व हैं उस पर बात की थी। फिर रस्तोगी समिति ने आत्म मूल्यांकन, शिक्षा का जो आत्म मूल्यांकन है उस पर फोकस किया था। NCERT 1961 में बनी थी और इसके 4 कार्यालय हैं, अजमेर, भोपाल, मैसूर और भुवनेश्वर। ठीक है। फिर फेकिन ने सबसे पहले शोध किया था, रिसर्च की थी, कक्षा का आकार कैसा होना चाहिए उसमें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो वॉशिंगटन विश्वविद्यालय ने सबसे पहले 1920 में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ डेवलप की थी कि स्टूडेंट है जो टीचर का इवैल्यूएशन कर रहा है। और आज भी आप देखते हो, आप कहीं प्राइवेट कॉलेज में अगर पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेमो लेते हैं। तो डेमो में क्या करते हैं, जो स्टूडेंट है वो मूल्यांकन करता है टीचर का कि वो कैसा पढ़ा रहा है। ठीक है। इसके साथ हमने देखा कि शिक्षण व्यवसाय और व्यावसायिक जो प्रतिबद्धता है, जो डेडिकेशन है आपका अपने व्यवसाय के प्रति, प्रोफेशन के प्रति, और कमिटमेंट है, वो आपको निभानी है। कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, पूरे देश निर्माता की जिम्मेदारी है आपकी, है ना। तो इस चीज़ को आप ज़रूर अपने जीवन में उतारेंगे। थैंक यू वेरी मच।